Hey everyone, welcome in CLAT Point and let's start today's the Hindu news discussion जो कि CLAT, ALET, DU, LLB, LLM, NLS, सेट एंड अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट आप देंगे, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। बिना समय गंवाए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं आगे। आज का क्विज का क्वेश्चन है 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडेड बाय विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 24th, 52nd, 61st या 85th। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और ये भी बताइएगा कि 10th शेड्यूल एक्चुअली में है क्या। तो दिस इज इट एंड क्लैट पॉइंट आपको ऑफर करता है क्लैट यूजी, क्लैट पीजी, DULLB, NLS सेट, एडिट यूजी एंड पीजी के क्रैश कोर्स, मॉक्स। आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से डेमो क्लासेस देख सकते हैं, आप इन कोर्सेज में इनरोल कर सकते हैं। बहुत ही रीजनेबल प्राइजेस में ये कोर्सेज जो हैं आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे टीचर्स के द्वारा ये क्लासेज ली गई हैं। आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं आज के सेशन को। एक बहुत ही दुखद न्यूज़ जो है वो पंजाब से आई है। पंजाबी सिंगर मूसेवाला शॉट डेड। सिद्धू मूसेवाला एक बहुत ही फेमस पंजाबी सिंगर थे, बहुत सारे लोगों के फेवरेट सिंगर थे। ही इज वन ऑफ माय फेवरेट पंजाबी सिंगर। तो इनको कल दिन दहाड़े जो है शूटआउट के अंदर गैंग, अभी तो न्यूज़ में जो आ रहा है, जो मतलब खबरें आ रही हैं वो ये आ रही है कि गैंग राइवलरी के वजह से जो है इनको मार दिया गया है। और बाकी अब इस पर जांच होगी, लेट्स सी क्या होता है। तो ये बहुत ही दुखद खबर पंजाब से है। और इससे एक चीज़ तो ये है कि पंजाब में जो गन कल्चर है वो साफ साफ नज़र आ रहा है। आप वहाँ की म्यूजिक में देख सकते हैं, इवन इन्हीं के गाने आप देख लीजिए तो गैंगस्टर्स पे काफ़ी सारे गाने बनाते थे ये, और उसी तरीके की चीज़ यहाँ पे देखने को मिली है। आगे बढ़ते हैं, IPL से न्यूज़ आई है। क्या आई है? गुजरात टाइटंस जो हैं ये मैच जीत चुके हैं फाइनल, और गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को हरा के IPL इस साल का जो है उसका खिताब जीत लिया है। राजस्थान रॉयल्स के कैप्टन थे संजू सैमसन, गुजरात टाइटंस के कैप्टन थे हार्दिक पांड्या, और इसी के साथ यहाँ पे जो इस साल की चैंपियनशिप है वो गुजरात टाइटंस ने जीत ली है। ये इनका पहला ही साल था, क्योंकि इस साल के IPL में दो नई टीम आई थी, लखनऊ एंड गुजरात, जिसमें से गुजरात ने जो है फाइनल जीत लिया है। आगे बढ़ें, आज का एडिटोरियल्स पे आते हैं। सेक्शन 358 ऑफ CRPC, यहाँ पे देखो एक आर्टिकल आया हुआ है, मैं बता देता हूँ ये करके। इस आर्टिकल के अंदर ना प्रॉब्लम क्या आई है? प्रॉब्लम ये आई है कि इन्होंने ये बोला है कि बहुत बार देखो गवर्नमेंट जो है या फिर स्टेट जो है वो आपको अरेस्ट करवा लेती है किसी पर्टिकुलर चार्जेस के ऊपर। अब अगर वो चार्जेस बाद में गलत साबित होते हैं तो उसके अगेंस्ट में आपको कोई रेमेडी है क्या? आपको कंपनसेशन मिलना चाहिए, कुछ इस तरीके की आर्टिकल के अंदर बात कही जा रही है। एक सेक्शन का जिक्र हुआ है तो वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सेक्शन 358 ऑफ CRPC ये कहता है कि अगर किसी ने आपके ऊपर फर्जी कंप्लेन करी है और बाद में पता पड़ता है कि वो फर्जी कंप्लेन है, तो फिर जो है आपको जो है वो कंपनसेशन देना पड़ेगा उस सामने वाले बंदे को, एंड इवन ही कैन बी अरेस्टेड। तो यहाँ पे इस तरीके की चीजें ना गवर्नमेंट के लिए भी होनी चाहिए, ऐसा राइटर इस आर्टिकल के थ्रू कह रहे हैं। यहाँ पे ब्रिक्स से रिलेटेड एक आर्टिकल है, ये डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कोई खास आर्टिकल एग्जाम के पर्सपेक्टिव से है नहीं। तो ब्रिक्स के बारे में जानते हैं थोड़ा सा यार। ब्रिक्स जो है ना एक एक्रोनिम है जो कि यूज किया जाता है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका के द्वारा। ये वर्ल्ड की लीडिंग इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं। ब्रिक लीडर समिट जो है वो हर साल होती है। ब्रिक्स कहाँ से फॉर्म हुई, थोड़ा सा पहले इसकी कहानी जानते हैं। ब्रिक्स का देखो ना, पहली बार नाम जो है ना वो एक इकोनॉमिस्ट थे, जिम ओ नील, इनके द्वारा 2001 में कॉइन किया गया था। ये इन्होंने एक रिपोर्ट लिख रहे थे, इसमें इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा ये ब्रिक्स कंट्रीज हैं और ये थोड़ा थोड़ा ग्रो कर रहे हैं। फिर क्या हुआ, 2006 के अंदर ना फॉरेन मिनिस्टर्स जो हैं वो ब्रिक कंट्रीज के, मैं साउथ अफ्रीका को यहाँ पे अलग कर रहा हूँ क्योंकि साउथ अफ्रीका बाद में आया था, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर्स थे वो जनरल डिबेट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के साइडलाइंस में आपस में मिलते हैं और इकोनॉमिक टाइज के ऊपर बात करते हैं, किस तरीके से इकोनॉमी को साथ बढ़कर आगे ग्रो किया जा सकता है। काफी अच्छा ये इंटरेक्शन था इन चारों कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर्स के द्वारा। और उसके बाद ये हुआ कि यार इसको चलो हर साल किया जाएगा, और फिर धीरे धीरे करते हुए हेड ऑफ द स्टेट तक बात पहुंच गई कि अब हेड ऑफ द जो स्टेट हैं, जो प्रधानमंत्री हैं या फिर कहीं पर जो प्रेसिडेंट हेड होते हैं, वो लोग भी एनुअल समिट्स में मिलेंगे। तो इस तरीके की चीज सामने देखने को मिली। 2009 के अंदर ब्रिक जो है वो प्रॉपरली एक अपनी समिट करता है रशिया फेडरेशन के अंदर, जिसका मेन मुद्दा होता है रिफॉर्म इन द ग्लोबल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर। साउथ अफ्रीका को 2010 में इनवाइट किया जाता है। 2011 में जो कि सानिया चाइना के अंदर समिट होती है, वहां पे साउथ अफ्रीका जो है वो पहली बार ब्रिक की समिट को अटेंड करता है एंड ब्रिक बिकम्स ब्रिक्स। उसमें साउथ अफ्रीका भी 2011 में आ जाता है। इसके अलावा कुछ सेलियन फीचर ब्रिक्स के, तो ये वर्ल्ड की 40% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन कंसिस्ट करते हैं एंड 30% ऑफ द वर्ल्ड की GDP जो है वो ब्रिक्स कंट्रीज के द्वारा है। एक इमर्जिंग इकोनॉमिक कंट्रीज हैं जिसमें चाइना एक बहुत मेजर रोल अदा करता है, इंडिया एक वन ऑफ द
काफ़ी बड़ा इमर्जिंग इकोनॉमी है, तो ये आपके सामने है। रशिया तो है ही है। तो ये कुछ ब्रिक्स के बारे में था। अब एक न्यू डेवलपमेंट बैंक पे क्वेश्चन आ जाता है। पहले तो जान लो, न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है ना, इसका हेडक्वार्टर है शंघाई में। न्यू डेवलपमेंट बैंक ना ये ब्रिक्स के द्वारा ही बनाया गया है। 2012 के अंदर न्यू दिल्ली में समिट हुई थी, तो वहां पे बात हुई थी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाओ, जिससे कि जो ब्रिक्स कंट्रीज है ना, वो यहाँ से पैसा उठा के अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अपने देश में डेवलपमेंट ला सकें। और 6 ब्रिक्स समिट जो हुई थी फोर्टलेजा के अंदर 2014 में, कहाँ पे है फोर्टलेजा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो वहां पे एक एग्रीमेंट साइन हुआ था न्यू डेवलपमेंट बैंक को बनाने के लिए। भारत काफी ज्यादा पैसा न्यू डेवलपमेंट बैंक से उठाता है, और फोर्टलेजा डिक्लेरेशन के अंदर ये चीज जो है सामने आई थी। तो ये था ब्रिक्स के बारे में। सेंटर रिट्रैक्ट्स कॉशन ऑन आधार फोटोकॉपीज। देखो पहले क्या हुआ, जो आपकी आधार कार्ड पे आपको पता है ना नंबर लिखे होते हैं। वैसे देखो ना, अभी 1-2 केसेस मुझे सुनने में आया है, सही है नहीं पता है, कि आजकल देखो जो मोबाइल ऐप के थ्रू जो लोन लेने वाला है, जैसे धनी ऐप हो गया है, कुछ इस तरीके से हो गया, तो काफी सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं कभी कभी इंस्टाग्राम पे कि सर क्या करें, कि सर हमने लोन नहीं लिया, लेकिन हमारे आधार कार्ड से पैन कार्ड का यूज करके किसी ने लोन ले लिया है। अगर ये चीज सच में है तो ये प्रॉब्लम एक एक्चुअली में है कि आपका आधार कार्ड जो पैन नंबर है वो फोटोकॉपी आप बहुत जगहों पे सबमिट करते हो, डॉक्यूमेंटेशन बहुत जगह पे सबमिट करते हो, और अगर उसके तरीके से ये सब फ्रॉड हो रहे हैं। तो हुआ क्या था, UIDAI ने पहले कहा था कि फोटोकॉपीज जो है ना शेयर मत किया करो आधार की, फिर बाद में इसको वापस ले लिया गया। तो यहाँ पे ये एक कंट्रोवर्सी हो गई कि क्या कुछ एक्चुअली में इससे प्रॉब्लम हो रही है। फिर राइट टू प्रिवेसी और ये सारा जो मामला चल रहा था कोर्ट में, फिर तो सही था अगर वही सारी चीजें हैं तो ये कुछ है। यहाँ पे देखो एक मास्क आधार का कॉन्सेप्ट होता है, आप चाहो तो गवर्नमेंट की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, ये आप तरीका देख लेना PDF में से। मास्क आधार में क्या होगा, आपके आगे का नंबर छुपा होगा, पीछे का 4 नंबर नजर आएगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब यही है कि जितनी बातें जो सुनी समझी हमने आधार के बारे में, उसमें अगर ये चीज़ जो मैंने मतलब ये मैंने अपने एक्चुअल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि मैंने ये चीज़ सुनी है स्टूडेंट से, काफ़ी सारे, 1-2 नहीं 5-6 लोगों ने कम से कम मुझे पिछले 1 महीने मैसेज किया कि सर हमने लोन नहीं लिया, लेकिन हमारे नाम से लोन लिया हुआ है हमारे डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करके। अभी क्या पता सच बोल रहे हो झूठ बोल रहे हो, आई डोंट नो, बट अगर ऐसा है और इन तरीके की चीज़ें हो रही हैं तो इस पर रोक लगाने के लिए कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन निकालना होगा। एक बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाली खबर जो है ये नेपाल से आ रही है। फ्लाइट विद 22 पैसेंजर्स गोज मिसिंग आफ्टर टेक ऑफ इन नेपाल। नेपाल में 22 लोगों की एक फ्लाइट थी जो गायब हो गई है, पता ही नहीं है कहाँ है। बैड वेदर की वजह से कारण बताए जा रहे हैं और अभी तक उसका कोई खबर नहीं है। तो द फेट ऑफ 22 पीपल जो हैं उसमें 4 भारतीय भी हैं, एक ही परिवार के 4 लोग जो हैं वो भी इसमें हैं, और फैमिली जो है मुंबई थाने से हैं। अब ये देखते हैं इस पे क्या होता है आगे, ठीक है। बट फिलहाल जो है खबर ये बहुत ही दुखद है। द टर्बोप्राइप ट्विन ऑटर 9 and 80 प्लेन था इसका नाम, और जिसमें 4 भारतीय नेशनल थे, 2 जर्मन नेशनल थे, 13 नेपलीज पैसेंजर्स थे, और ये जो है ये आंकड़ा था। भगवान की दया से सारी चीज़ें सही हो, जल्द से जल्द ये लोग मिल जाएं। अब देखते हैं इस पर कोई नई अपडेट आएगी तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। हाई कोर्ट रिजेक्ट एंटिसिपेटरी बेल प्ली ऑफ रियल एस्टेट कंपनीज डायरेक्टर। उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें एंटिसिपेटरी बेल से है, मैंने पहले ही बताया है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। द प्रोविजन ऑफ एंटिसिपेटरी बेल अंडर सेक्शन 438 ऑफ CRPC was introduced when CRPC was amended in 1973। एंटिसिपेटरी बेल का मतलब क्या है, एंटिसिपेट करना। मुझे पता है कि मेरे ऊपर शाम को FIR हो सकती है, मैं जाके पहले ही बेल ले आऊं तो एंटिसिपेटरी बेल हो जाती है। एक क्वेश्चन काफी इस पे आता है कि कौन दे सकता है, तो सेशन कोर्ट एंड हाई कोर्ट के अलावा और कोई एंटिसिपेटरी बेल इशू नहीं कर सकता है। अगर आप कहो कि सर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या इस तरीके कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रखना कि सेशन कोर्ट एंड हाई कोर्ट हैज द पावर टू इशू एंटिसिपेटरी बेल। अभी एक रिसेंट केस भी था इस पे सुप्रीम कोर्ट का, जो ध्यान रखिएगा, सुशीला अग्रवाल वर्सेस स्टेट ऑफ NCT। इसमें ना टाइम लिमिट के ऊपर क्वेश्चन था कि जैसे मुझे पता है कि 5 दिन बाद मेरे ऊपर केस हो सकता है, या मेरे ऊपर 7 दिन बाद हो सकता है, क्या पता मेरे पे 10 दिन बाद हो, तो क्या कोई टाइम लिमिट होनी चाहिए कि भैया 3 दिन के अंदर ही होगा तब भी आप एंटिसिपेटरी बेल ले सकते हो। तो कोर्ट ने इस पे कहा था, हमारी सुप्रीम कोर्ट ने, ऐसा कुछ नहीं है, आप कभी भी टाइम जो भी आपको सही लगे आप जाके एंटिसिपेटरी बेल मांग सकते हो, कोर्ट विल डिसाइड, कोई टाइम लिमिट नहीं है। तो ये चीज यहाँ पे इस केस के अंदर आई थी, नाम ध्यान रखिएगा, सुशीला अग्रवाल वर्सेस स्टेट ऑफ NCT। यहाँ पे देखिए एक दुखद खबर ये है कि जुडिशरी के ऊपर कुछ कंट्रोवर्शियल बोल दिया है TMC के एक MP ने, तो उसी के ऊपर वेस्ट बंगाल के जो गवर्नर हैं जगदीश धानकर, उन्होंने कहा कि गलत बोला है, मैं इंपेक्शन लूंगा। वेस्ट बंगाल में तो चल ही रहा है गवर्नमेंट वर्सेस गवर्नर, तो वही का एक और एग्जांपल सामने आया हुआ है।
ट्राइंगल ऑफ सैडनेस विंस पाल्मे डियोर। पाल्मे डियोर जो है ये कैनेस का एक वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट अवार्ड है। एंड ट्राइंगल ऑफ सैडनेस करके जो एक सटायर है जो कि स्वेडिश डायरेक्टर के द्वारा करी गई थी, जिनका नाम है रूबेन ऑसलंड, इनको ये दी गई है, तो ध्यान रखिएगा। अब आज एक देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, अजरबैजान अर्मेनिया कॉन्फ्लिक्ट। ये टॉपिक जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको क्लैट का एग्जाम देना है तो उसके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, साथ साथ जो DOLLB है, NLSET है, उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, अभी न्यूज़ में भी है। तो ये जो आर्मेनिया अजरबैजान के बारे में है ना, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। और हमारे GK के फैकल्टी हैं रशीद सर, उनके द्वारा ये क्लास ली गई थी हमारे बच्चों के लिए, तो मैं उसी को इस वीडियो के बाद ऐड कर रहा हूँ। बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है, समझिएगा, बहुत मजा आएगा। और ये आज का टू द पॉइंट वाला टॉपिक है जो आपको नोट्स में नोट करना है, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से समझना, यहां से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नगोर्नो काराबाख रीजन और जो एक सेंटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, या कह लीजिए अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में जो एक 44 दिन का युद्ध हुआ है, इसके बारे में हम कुछ डिस्कस करेंगे। ये आपका इंटरनेशनल अफेयर्स का, अगर हम भारत की बात ना करें तो इंटरनेशनल अफेयर्स का इस साल की सबसे बड़ी घटना है। ये वन ऑफ द बिगेस्ट घटना है डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन हारने के बाद। चलिए, अब बात ये भी आती है कि सर हम क्यों पढ़ें, इस रीजन की बात है। देखिए, बात इस रीजन की जरूर है, पर यहाँ पे क्या है, जियोपॉलिटिक्स बहुत इन्वॉल्व है, जो आगे जाके आपकी इंटरनेशनल अफेयर्स को इम्पैक्ट डालती है, आगे जाके आपके इंटरनेशनल अफेयर्स को इम्पैक्ट डालती है। और अल्टीमेटली ये जो जियोपॉलिटिक्स जिस तरीके से खेली जाती है वो हर कंट्री पे इम्पैक्ट डालती है। बड़ी बात यह है कि इस तरीके का वॉर काफी समय बाद लड़ा गया है। छोटा सा वॉर था, पर हाँ लड़ा गया, वर्ल्ड वॉर 1 की स्टाइल में। ट्रेंचेस खींची, टैंक्स हुए और नई टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग हुआ। तो ये आपका जो ये वॉर लड़ा गया है, ये एक अच्छा एग्जांपल देता है कि अभी के जो वॉर हैं छोटे स्केल पे कैसे होते हैं, और कैसे बड़ी बड़ी पावर जैसे रशिया, टर्की कैसे इन्वॉल्व हैं, हम ये भी समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो एक अगर टाइमलाइन सर्च करें, ये आपकी 1 जुलाई से कुछ शुरू हुई बात। अच्छा, ये बात अभी आपको समझ में नहीं आएगी, धीरे धीरे हम समझेंगे। जुलाई से बात शुरू हुई आपका, एक कंट्री है अर्मेनिया और दूसरा कंट्री है आपका अजरबैजान। ठीक? अब ये बात होती है कि भाई वो कहते हैं इन्होंने उनको पहले शुरुआत की, और वो कहते हैं इस पे इन्होंने इम्पैक्ट डाला, या फिर इन्होंने पहले लड़ाई की, ये कहेंगे नहीं इन्होंने पहली बार बमबारी की। तो यहीं से कहानी शुरू होती है। तो जुलाई में पहली बार हुई, फिर सितंबर में एस्केलेट हुआ, सितंबर में फुल ब्रॉन बात शुरू हो गई, और अल्टीमेटली 10 नवंबर को आपका अर्मेनिया ये वॉर हार गया, और अर्मेनिया ने सीज फायर डिक्लेयर कर दिया और एक एग्रीमेंट साइन हो गया। अजरबैजान एक विक्टर की तरह निकला इस पूरे प्रोग्राम में, पूरे वॉर में कहना चाहिए, इस प्रोग्राम नहीं। और फाइनली आपका दिसंबर आते आते ये देखा गया कि जो एक सीज फायर और जो एग्रीमेंट साइन हुआ था, वो आप देखेंगे कि वो एग्रीमेंट भी ब्रीच होने लगा। इसका मतलब कि अभी कोई एक वॉर के बाद जो पीस ट्रीटी होती है वो अभी इफेक्टिव नहीं है, और ये कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होता रहेगा। पर जो कॉन्फ्लिक्ट का मेजर हब था, एपी सेंटर था, ये जो नवंबर का महीना, अक्टूबर का महीना, वो हम समझेंगे और जानेंगे। चलते हैं, पहले हम इस पूरे रीजन को देखते हैं, इस पूरे रीजन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं जल्दी से। हम बात कर रहे हैं कैस्पियन सी के बगल में अजरबैजान एक कंट्री है, और उसके पास में एक कंट्री है अर्मेनिया, इन दोनों कंट्रीज की। ऊपर एक बड़ा कंट्री है रशिया, एक कंट्री है यहाँ पे ईरान, और एक कंट्री जो सबसे बड़ा प्लेयर है इस पूरे खेल में आफ्टर रशिया, रशिया और टर्की। अगर आप देखें टर्की कितना बड़ा रीजन है, और उसके बगल में इसके छोटे छोटे नेबर हैं। ठीक, इसलिए हम बाद में पढ़ेंगे कि रशिया और टर्की का पूरे कॉन्फ्लिक्ट में क्या रोल रहा है। ठीक है, चलिए थोड़ा और जूम इन करते हैं, थोड़ा और जूम इन करते हैं, और हम अर्मेनिया को भी इंटर कराते हैं। ठीक है, अर्मेनिया को देखते हैं और अजरबैजान को देखते हैं। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट जो रीजन है यहाँ पे लाई करते हैं, कैस्पियन सागर और ब्लैक सी, दोनों ही बहुत रिसोर्स रिच रीजन है। ऑयल के डिपॉजिट्स कह लीजिए, गैस के डिपॉजिट्स कह लीजिए, ये बहुत ज्यादा इस रीजन में पाए जाते हैं। आपने सुना भी होगा तापी पाइपलाइन, है ना? तापी पाइपलाइन क्या है? तुर्कमेनिस्तान। तो तुर्कमेनिस्तान यही एरिया है जहां से वो गैस निकालता है। सिमिलरली अजरबैजान के पास भी उसकी मेजर इकोनॉमी किससे चलती है? ऑयल और गैस से चलती है। तो ये जो रीजन है ये बहुत ज्यादा एक रिसोर्स रिच रीजन है, इसलिए ऑयल और गैस के रिजर्व के चक्कर में कंट्रीज एक दूसरे के
कॉन्फ्लिक्ट में आती रहती हैं और एक दूसरे को सपोर्ट और अपोज करती रहती हैं। चलिए हम आते हैं और जूम इन करते हैं, और जूम इन करके हम पाते हैं, अब हम इन कंट्रीज पे आ जाते हैं। एक कंट्री है आपकी अजरबैजान और एक कंट्री है आपकी अर्मेनिया। और लड़ाई है आप कह लीजिए जैसे इंडिया और पाकिस्तान की किस चीज पे लड़ाई है? कश्मीर पे। इंडिया और पाकिस्तान की किस चीज पे लड़ाई है? कश्मीर पे। सिमिलरली इन दोनों की लड़ाई है इस छोटे रीजन के जिसको नाम है नगोर्नो करबा। अब आप कुछ चीजें देखेंगे कि थोड़ा इंडिया पाकिस्तान से थोड़ा थोड़ा रिलेशन भी है काफी हद तक। ठीक है, काफी सिमिलैरिटीज और पैरेलल आप ड्रॉ कर सकते हैं इस चीज से। सो ये इंटरेस्टिंग एरिया क्यों है? ये इंटरेस्टिंग एरिया इसलिए है क्योंकि ये है, आप टेरिटोरी में देखें अगर, तो ये पूरा किस रीजन में आता है? ये एरिया आता है आपका अजरबैजान के अंदर, है ना। ये अजरबैजान के अंदर आता है, बट इसको रन कौन करता है? आपके एथनिक अर्मेनियंस, मतलब कि अर्मेनिया के ही लोग इसको अभी डी फैक्टो तरीके से गवर्न करते हैं। डी फैक्टो मतलब कि रियलिटी में कह लीजिए, रियलिटी में लॉ किसका चलता है? सरकार किसकी चल रही है? अर्मेनिया की चल रही है। ठीक, वहां अजरबैजान की सरकार नहीं चल रही, बोलना चाहिए थी, ये था होना चाहिए वॉज, क्योंकि अब तो वॉर हो गया और रिजल्ट पलट गया, हम वो समझेंगे। तो ये नगोर्नो कार्बा का जो रीजन है, ये रीजन क्या है? ये रीजन अजरबैजान के अंदर है और इसको कंट्रोल कौन करता था? अर्मेनिया। हिस्ट्री भी हम समझेंगे। अब हम हिस्ट्री से ही शुरुआत करते हैं। आपने यूएसएसआर का नाम सुना होगा, है ना, जो आपके कोल्ड वॉर के समय एक बहुत बड़ी एंटिटी थी। रशिया के साथ साथ बहुत सारी कंट्रीज को मिला के अपना एक इसने यूएसएसआर की स्थापना की। ठीक, उस यूएसएसआर में जो आपका यूएसएसआर की स्थापना कब हुई थी? 1917, एक रशियन रेवोल्यूशन के बाद। तो रशियन रेवोल्यूशन के बाद यूएसएसआर की स्थापना हुई। यूएसएसआर में क्या बना? आपका दो नई कंट्री जो यूएसएसआर के पार्ट थे, आप ये देखें, कंट्री नंबर 9 अर्मेनिया और कंट्री नंबर 10 अजरबैजान। तो ये यूएसएसआर के पूरे कंट्रोल में रहे ये दोनों कंट्री। पर यूएसएसआर ने जो कंट्री नंबर 10 था उसका प्लेस दिया कंट्री नंबर 10 को, बोला कि भाई ये कंट्री नंबर 10 है और ये जो एरिया है ये अजरबैजान को मिलना चाहिए भाई। ये यूएसएसआर का मानना था, उन्होंने जिस तरीके से मैप ड्रॉ किया। पर यहाँ रहते कौन लोग थे? यहाँ रहते थे अर्मेनियन लोग, एथनिक अर्मेनियन लोग। इन अर्मेनियन लोगों ने कहा नहीं 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 भाई, हम अजरबैजान का पार्ट नहीं बनेंगे, हम व्हाई विल बी द पार्ट ऑफ अजरबैजान। तो वहीं से कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत थी 1920 से। तो इस कॉन्फ्लिक्ट के ओरिजिन कहाँ है? 1920 से ही इस कॉन्फ्लिक्ट के ओरिजिन है, जब से यूएसएसआर की स्थापना हुई। लेकिन यूएसएसआर में बड़े बड़े आपके बहुत डिक्टेटोरियल और बहुत ही टोटलिटेरियन तरीके के राजा, वो सॉरी रूलर है, स्टालिन वगैरह। उन्होंने कहा नहीं नहीं भाई, आप लोगों की बात नहीं सुनी जाएगी, आपको रहना पड़ेगा अजरबैजान के अंदर। तो ये जो अर्मेनिया के लोग जो रहे यहाँ पे, ये हमेशा क्या करते रहे? प्रोटेस्ट करते रहे। समझिएगा इस चीज को। ये प्रोटेस्ट चलता रहा चलता रहा चलता रहा। ठीक, एक और चीज समझते हैं अर्मेनिया और अजरबैजान के बारे में, थोड़ा उनकी कंट्री की भी दशा समझते हैं। अर्मेनिया जो कंट्री है, इसमें करीब 30 लाख लोग रहते हैं। 30 लाख लोग कितने ही होते हैं आप समझ सकते हैं, इससे ज्यादा लोग तो हमारे दिल्ली में रहते हैं, जहां पे 95% लोग क्रिश्चियन हैं। जबकि आपके अजरबैजान क्या है, वहां पे 99% पॉपुलेशन मुस्लिम है और करीब 1 करोड़ लोग रहते हैं। तो आपको लग सकता है कि ये रिलीजियस वॉर रहा होगा, ये रिलीजन की वजह से लड़े होंगे, पर ऐसा नहीं है। दोनों ही कंट्री एक सेक्युलर कंट्री है। सेक्युलर कंट्री कहने का मतलब क्या है? दोनों ही कंट्री में ऐसा नहीं है कि आपको इस्लाम ही फॉलो करना है अजरबैजान में, या आपको क्रिश्चियनिटी ही फॉलो करनी है अर्मेनिया में, ऐसा नहीं। ठीक, आपकी जो वॉर हुई वो आपके रिलीजियस टेंशन की वजह से नहीं हुई। जो टेंशन ईरान और सऊदी के बीच में है, जो टेंशन एक तरीके से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी है, वैसी टेंशन नहीं है। यहाँ टेंशन है इस टेरिटरी को लेकर। अच्छा, अगर हम इस टेरिटरी को लेकर बात करें, कितने लोग रहते हैं यहाँ पे? यहाँ पे करीब 1.5 लाख लोग रहते हैं केवल, इतने बड़े से एरिया में। ये काफी माउंटेनियस एरिया है, माउंटेन्स काफी हैं यहाँ पे। बट फिर भी इस एरिया की टेरिटरी को ऑक्यूपाई करना दोनों लोग चाहते हैं। चलिए, तो ये हमने इसके बारे में देख लिया। अब हम बात करते हैं 1920 की, थोड़ा हिस्ट्री समझ लेते हैं। 1920 में हमने देखा कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत हुई, पर बड़े बड़े रूलर होने की वजह से और यूएसएसआर के मजबूत होने की वजह से उस कॉन्फ्लिक्ट का कुछ हो नहीं पाया। फिर आते आते 1988 आया। 1988 में क्या होने लगा? आपका यूएसएसआर वीक होने लगा, आपके यूएसएसआर के टूटने की नौबत आने लगी। तो 1988 से 1994 के बीच में यहाँ पे क्या चलता रहा? फर्स्ट वॉर चलता रहा।
वॉर चलता रहा किसके बीच में, अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में। ये दोनों लड़ते रहे कि भाई इस जगह पे किसका कंट्रोल होगा। फिर 1994 में रशिया ने इनको हेल्प किया। रशिया ने बोला ऐसा करो कि भाई जो उस समय कंट्रोल कर रहा है, एक तरीके से पीस एग्रीमेंट साइन हुआ और ये बोला गया कि भाई ये आपका नगोर्नो काराबाख जो रीजन है, ये अर्मेनिया की एक गवर्नमेंट चलाएगी। तो अभी हम जो स्टेटस को आज से 4 महीने पहले या 6 महीने पहले हम जो स्टेटस को देख रहे हैं, वो 1994 का बना हुआ है। पर आपको लगता है कि अजरबैजान इसमें खुश रहेगा? क्या उसको अच्छा लगेगा कि उसकी टेरिटरी के अंदर एक छोटा सा टेरिटरी किसी और का है? तो टेंशन हमेशा हाई रही। जैसे कि 2016 में भी कुछ ना कुछ फाइट होती रही, कुछ ना कुछ लड़ते भिड़ते रहते हैं। जैसे हम कश्मीर के ऊपर इंडिया पाकिस्तान आपस में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, कभी कुछ और चलती, थिंग्स कीप ऑन गोइंग, इजंट इट? अब आया मेजर टाइम आया आपका 2020 का। 2020 का टाइम आया, ऑयल गैस के प्राइस कम हो गए, क्रूड ऑयल के प्राइस काफी कम हो गया, क्रूड ऑयल बहुत सस्ता हो गया। इन सब की इकोनॉमी की बिल्कुल दशा डूब गई, क्योंकि ये सब इकोनॉमी किस पे डिपेंडेंट थी, ऑयल और गैस पे। और जब भी आपकी इकोनॉमी टूटती है तो क्या करते हैं लोग, आप समझिए, जब भी आपकी इकोनॉमी टूटती है तो लोग किसकी तरफ जाते हैं, वॉर की तरफ। ताकि आपके जो लोग हैं, जो ऑयल और गैस के प्राइस कम होने की वजह से दुखी हैं, बिकॉज आपकी पूरी इकोनॉमी उसी पे डिपेंडेंट है, तो लोगों को अगर आप वॉर का क्या बोलते हैं उसको झुंझुना पकड़ा दें, सो दे विल बी हैप्पी कि हाँ हाँ ठीक है, नहीं आपको पहले अर्मेनियंस को हरा दो, भले ही हम कम कपड़े पहन लेंगे, हम फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, हमें खाना मिले चाहे ना मिले, बट हमें जीतना है अर्मेनियन से। तो वो वॉर की बात शुरू हो गई। तो इसके पीछे का ये भी कॉन्टेक्स्ट है। फिर आपका वॉर शुरू हुआ, वॉर की बात शुरू हुई और फिर आपको हेल्प किया, आपके अजरबैजान को हेल्प मिली सबसे बड़ी टर्की से। अजरबैजान को हेल्प मिली इजराइल से। किस चीज में, वेपन्स में। और अल्टीमेटली अजरबैजान ने अर्मेनिया को हरा दिया और अर्मेनिया की जो एक मेजर सिटी थी, शुश्ता सिटी, उसको वो फॉल कर गया। और अल्टीमेटली जो यहाँ के लोग थे उन्होंने क्या किया, सरेंडर कर दिया कि भाई कोई बात नहीं, अब हम आपसे लड़ नहीं पाएंगे, अब हमारी यह टेरिटरी ले लीजिए। तो ये हुई आपकी कहानी वॉर की। ठीक, तो अभी क्या स्टोरी हो गई, ये एरिया मेजरली या प्रेडोमिनेंटली किसने ऑक्यूपाई कर लिया, अजरबैजान ने, जो पहले अर्मेनिया की गवर्नमेंट ने ले रखा था। एक अर्मेनिया की सरकार थी, सेल्फ गवर्नमेंट, उसको को दे दिया। हमें बहुत निटी-ग्रिटीज में भी नहीं जानना है, लेकिन आप थोड़ा बहुत समझना है। चलिए, 1988 में जैसा मैंने बोला, जल्दी से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ये जो लेजिस्लेचर ऑफ अर्मेनियन इनक्लेव, किसकी बात हो रही है, इस इनक्लेव की, नगोर्नो काराबाख, इसने एक रेफरेंडम किया और बोला कि भाई हम अजरबैजान से अलग हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई जैसे हम डिस्कस किया है कि 1988 में यूएसआर वीक होने लगा, तो यहाँ इनक्लेव के लोगों को लगा कि यार हमें फिर से, क्योंकि बड़ी अथॉरिटी जो सबको बांध के रखी थी वो क्या हो गई, कमजोर हो गई, तो हम रेफरेंडम करते हैं और हम अजरबैजान से अलग हो जाते हैं। बट ऐसा हुआ नहीं, फिर वॉर हुआ जो हमने पढ़ा। चूंकि यूएसएसआर ने हमेशा, समझिएगा इस बात को, यूएसएसआर ने हमेशा नगोबो काराबाख को किसका पार्ट माना, अजरबैजान का। तो इंटरनेशनल लॉज के हिसाब से नगोबो काराबाख किसका पार्ट है, अजरबैजान का। तो एज पर द इंटरनेशनल लॉ अजरबैजान डिक्लेयर दीज लैक्टेंस एज इलीगल, मतलब अर्मेनिया का इसको कंट्रोल करना इलीगल है। इसलिए अजरबैजान के पास हमेशा एक जस्टिफिकेशन रहा कि हम भाई इस नगोबो काराबाख को हम कभी भी अपने अंदर ऑक्यूपाई कर लेंगे, और कर भी लिया उन्होंने। अब बात करते हैं कुछ कंट्रीज के स्टेक्स की यहाँ पे। अब जैसे रशिया की बात करते हैं, रशिया के दोनों ही कंट्री से अच्छे रिलेशन थे, चाहे वो अजरबैजान हो चाहे अर्मेनिया हो। रशिया का एक मिलिट्री बेस है अर्मेनिया में, और इनके अजरबैजान को ये क्या देते हैं, खूब सारे वेपन्स देते हैं। तो रशिया के दोनों से रिलेशन है, इसलिए रशिया एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है। कभी भी इनके बीच में पीस बिठानी होती थी, अगर कि पीस करानी हो तो भैया रशिया से बोलो, क्योंकि वो दोनों के बराबर बराबर दोस्त हैं। पर यहाँ पे एक बड़ा प्लेयर निकल के आया इस पूरी कॉन्फ्लिक्ट में, टर्की। जो टर्की पूरी तरीके से क्या निकला, प्रो अजरबैजान। अब टर्की की मानसिकता क्या है, हम टर्की को कभी और भी डिस्कस करेंगे, एर्डोगन की बात करेंगे। बट टर्की की मानसिकता आप देखिए, इतना बड़ा कंट्री और उसके बगल में चिन्ह चिन्ह छोटे छोटे कंट्री है ना, अर्मेनिया और अजरबैजान। तो ये चाहता है कि हमारा कंट्रोल इन कंट्रीज पे रहे, ताकि इस पूरे रीजन में हमारी हेजेमनी बनी रहे, इस रीजन में हमारी ही बात चले। तो टर्की ने पहले बोला
कि भैया हम तो अजरबैजान का साथ देंगे और हमें अगर मिलिट्री सपोर्ट भी देना पड़े तब भी हम इसको तो सपोर्ट देंगे ही देंगे, एट एनी कॉस्ट। इसको सपोर्ट हमें देना ही देना है। और बोला कि हम अपोज करेंगे किसको, अर्मेनिया को, क्योंकि अर्मेनिया के साथ हिस्ट्री का टर्की का हमेशा से एक डिस्प्यूट रहा है, टर्की वर्सेस अर्मेनिया। आप विकिपीडिया पे गूगल कर सकते हैं, एक जीनोसाइड हुआ वर्ल्ड वॉर 1 में, जहां पे ऑटोमन्स ने अर्मेनियंस को खूब मारा, उसको बोलते हैं अर्मेनियन जीनोसाइड। उस जीनोसाइड में क्या हुआ कि ऑटोमन्स ने, जो टर्की के पहले क्या था इस जगह पे, ऑटोमन अंपायर था, सुना होगा आपने ऑटोमन अंपायर, जब आपने अगर मॉडर्न हिस्ट्री में आपने खिलाफत आंदोलन सुना होगा, तो जो ऑटोमन अंपायर था जो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद खत्म हो गया, उस ऑटोमन अंपायर ने अर्मेनियंस को खूब मारा। इसलिए अर्मेनिया में हमेशा टर्की के लिए क्या रहती है, नफरत रहती है, और टर्की को भी अर्मेनिया पसंद नहीं है। और टर्की और अजरबैजान समझिए ये कहते हैं कि कभी ऐसा जिनोसाइड हुआ ही नहीं, जो आपके ये टर्की और अजरबैजान कहते हैं हमने कभी तो ऐसा जिनोसाइड किया ही नहीं। सो बहुत इंटरेस्टिंग ये बात भी है। तो इसलिए टर्की ने बोला हम तो पूरा सपोर्ट करेंगे आपके अजरबैजान को, और इसलिए ये वॉर किसने जीता, अजरबैजान ने जीता। क्यों? Azerbaijan ने placed its bet on sophisticated weapons while Armenia relied on the old Russian-made arms and obsolete strategy. नए नए वेपन मिले अजरबैजान को, टर्की का सपोर्ट मिला, और इसलिए अजरबैजान ने ये फाइट जीती। इस ऑपरेशन को और भी नाम दिया गया क्या, आयरन फिस्ट ऑपरेशन। ठीक है, चलिए अब हम अगर बात करें इस पूरे रीजन में, जैसे हमने समझा कि इस रीजन बहुत ऑयल और गैस रिच है। अच्छा, टर्की ने साथ और भी क्यों दिया, एक दो बातें और भी हैं। टर्की ने साथ इसलिए भी दिया क्योंकि टर्की में एक मेजर इन्वेस्टमेंट जो होता है वो अजरबैजान की तरफ से आता है। टर्की को अजरबैजान बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता है, एफडीआई कह लीजिए, पैसा डालना, इन्वेस्ट करना। प्लस अजरबैजान के पास क्या है, बहुत ज्यादा ऑयल और गैस भी है। तो टर्की को हमेशा वही चीज, हमको तो भाई ये पसंद है अजरबैजान, है ना, इसलिए उन्होंने इस कॉन्फ्लिक्ट में भी पूरी तरीके से अजरबैजान का सपोर्ट किया। चलिए, तो इस कॉन्फ्लिक्ट में हमने जो देखा, हमने क्या समझा, इस कॉन्फ्लिक्ट में हमने समझा कि एक कॉन्फ्लिक्ट था एक टेरिटरी के लिए, जिसके रूट्स हैं आपके कोल्ड वॉर के पहले के समय के, यूएसएसआर के समय के, और उसके जो अभी जो रिसेंट वॉर हुआ, वो वॉर भी किस बेसिस पे हुआ, एक कंट्री को रीजनल पावर्स ने सपोर्ट किया, टर्की ने, ऊपर से रशिया ने, इधर से ईरान ने, और उस सपोर्ट की वजह से इसने एक टेरिटरी को ऑक्यूपाई कर लिया। बट इसके पीछे की एक बहुत बड़ी बात है। अच्छा ये देखिए, एर्डोगन प्रेजेस अजरबैजान्स ग्लोरियस विक्ट्री, कॉल्स फॉर रिजीम चेंज इन अर्मेनिया। एर्डोगन तो कहते हैं, एर्डोगन मतलब टर्की, और एर्डोगन तो ये तक भी कहते हैं कि भाई हमें अर्मेनिया में रिजीम चेंज कर देना चाहिए, अर्मेनिया में जो आपके राष्ट्रपति हैं इनको भी हटाओ और अपना ही बढ़िया बंदा बैठाते हैं। ठीक, हमें एक चीज समझनी है यहाँ पे कि ऐसा और भी क्या इश्यूज हैं अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में, जहां हम इंडिया और पाकिस्तान के थोड़े पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं। वो इशू है एक्सेसिव नेशनलिज्म का। इसका मतलब क्या है, जब भी कोई बच्चा अर्मेनिया में पैदा होता है तो उसको बचपन से क्या सिखाते हैं कि अजरबैजान क्या है, अजरबैजान आपका इनमी कंट्री है। सिमिलरली अगर कोई बच्चा अजरबैजान में पैदा होता है तो क्या है वो, कि भाई आपको इससे हेट करना है, अर्मेनिया से हेट करना है। तो जो बचपन से जो हेट इन्फिल्ट्रेट किया जा रहा है बच्चों में, वो हेट का ही क्या है, ये रीजन है। और ये हेट ही बताते हैं, कई एनालिसिस्ट, आप कई आर्टिकल पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि पीस यहाँ पे क्यों नहीं आ सकती। हमने देखा दिसंबर में क्या हुआ, जो आपका पीस एग्रीमेंट था वो वायलेट हो गया। तो पीस क्यों नहीं आ सकती, क्योंकि ये पूरा वॉर क्या है, प्रोपोगेंडा पर बेस्ड है। ये पूरा वॉर क्या है आपका, डिसीट पर बेस्ड है। एक इंडोक्ट्राइन किया गया है बच्चों को बचपन से कि अर्मेनिया आपका एनिमी है, वो आपका एनिमी है। ठीक, अच्छा एक और रीजन हमें जानना चाहिए इस पर्टिकुलर एरिया में, यही रीजन है, ये छोटू सा कॉरिडोर है, आप देख रहे हैं, ये पर्टिकुलर नगो कार्बा और ये आपका अर्मेनिया के बीच में, इसको बोलते हैं लेचिन कॉरिडोर। इस लेचिन कॉरिडोर को ये आपके 10 नवंबर के एग्रीमेंट के हिसाब से कौन संभालेगा, रशिया की फोर्सेस संभालेंगी 5 साल के लिए, 5 इयर्स के लिए। तो ये लेचिन कॉरिडोर भी इसलिए आपको पता होना चाहिए। सो अल्टीमेटली हमने पूरी कॉन्फ्लिक्ट से क्या सीखा, पूरी कॉन्फ्लिक्ट से हमने अल्टीमेटली सीखा कि कैसे आपके जो इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट है ये एस्केलेट हुआ बिकॉज ऑफ
कोरोना, कोविड, उसकी वजह से जो ऑयल प्राइसेस डिक्लाइन हुए, कैसे इंटरनेशनल प्लेयर्स ने एक छोटे से कॉन्फ्लिक्ट को हमें एक छोटा सा वॉर दिखाया 2020 में, और कैसे अभी भी पीस नहीं आएगी, पीस अभी भी नहीं आएगी, क्योंकि ये बेस्ड है अल्ट्रा नेशनलिज्म पे, जो सेम हम देख सकते हैं इंडिया और पाकिस्तान के केस में भी। इंडियंस को सिखाया जाता है कि पाकिस्तानी एनिमी है, और पाकिस्तानी को सिखाया जाता है कि इंडियन एनिमी है। तो प्रोपोगेंडा, एक्सट्रीम नेशनलिज्म, अल्ट्रा नेशनलिज्म, ये सभी इसके पीछे के कारक हैं। तो इसी के साथ सेशन को एंड करते हैं।